हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस अच्छे से लाइव क्लास के अंदर करा दिया। कल की क्लास कोई मिस मत करना। कल शाम को 6 बजे लाइव है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 घंटा लगेगा, लेकिन मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को जीरो टू एंड अच्छे से इन डेप्थ में आपको रिवीजन करा दूंगा, तो कल की क्लास मिस मत करना। और थियोरी कैश फ्लो स्टेटमेंट से नहीं पूछी जाती, बाकी सारे चैप्टर से बहुत सारी इंपॉर्टेंट थियोरी है। आज इस नेक्स्ट 40 मिनट्स के अंदर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस की अकाउंटेंसी की सारी थियोरी करा दूंगा, और ये अराउंड पेपर में 10 नंबर तक का कवर होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है उसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। शुरू से फंडामेंटल से लेकर पूरा का पूरा एंड तक चलेंगे। और साथ में ये बात भी ध्यान रखना कि ये सिर्फ थ्योरी की वीडियो नहीं है, ऑल इंपोर्टेंट फैक्टर्स, पॉइंट्स, फॉर्मूले, वो सब भी मैं इसके अंदर अच्छे से कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, पहले चैप्टर से फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पार्टनरशिप के बारे में डिफाइन कौन करता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 4। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच जो प्रॉफिट शेयर करेंगे किसी बिजनेस का, चाहे उसे सब चला रहे हो या फिर कोई एक चला रहा हो, सबके बिहाफ में। कम से कम 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं? 50। कौन से रूल के तहत? एज पर रूल 10 ऑफ इंडियन कंपनीज रूल 2014। पार्टनरशिप के एसेंशियल कंडीशन में कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस से आने वाला प्रॉफिट होना चाहिए, और म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। आपको पता है हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एक दूसरे का एजेंट भी है। तो पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनर्स में कैसा रिलेशनशिप है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। पार्टनरशिप में सारे के सारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप सेपरेट है बिजनेस एंटिटी से। और क्लास फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना, पार्टनरशिप इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स अलग है, फर्म अलग है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और फर्म दोनों क्या है क्लास? सेम है। फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर सेम, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर सेपरेट। पार्टनरशिप डीड जो बनता है ना क्लास, वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है? स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। 10 लोग मिलकर एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, तो क्या आप उनको पार्टनरशिप डीड बनाने की सलाह दोगे? सो आंसर इज नो, क्योंकि क्लास चैरिटेबल ट्रस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और पार्टनरशिप में प्रॉफिट जो है एक एसेंशियल कंडीशन है। अगर मैं फीचर्स की बात करूं, कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, उससे ज्यादा। पार्टनरशिप में अग्रीमेंट कंपलसरी है। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, बट अग्रीमेंट होना चाहिए। रिटन अग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पर बिना पार्टनरशिप डीड के भी बिजनेस चल सकता है। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट का शेयरिंग होना चाहिए। कुछ नहीं लिखा है तो सारे पार्टनर्स बराबर बराबर प्रॉफिट बांटेंगे। पार्टनरशिप में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग अलग होते हैं। बिजनेस चाहे सब चलाए या कोई एक चलाए, सबके बिहाफ में। पार्टनरशिप में पार्टनर्स को कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने का और उसकी कॉपी लेने का, प्रॉफिट को शेयर करने का राइट मिलता है, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। अगर उन्होंने कोई लोन दिया है तो उनको 6% इंटरेस्ट मिलेगा, वो चार्ज है, देना ही देना है, और ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आता है। पार्टनर्स के पास राइट है किसी भी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करने के लिए। एक भी पार्टनर मना कर देगा ना तो नया पार्टनर बिजनेस में नहीं आ पाएगा। एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद कोई भी पार्टनर बिजनेस से इजीली रिटायर भी हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीज ध्यान रखना। ये जो राइट है ना, राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट एंड एक्सेस ऑफ इट, अगर कोई माइनर पार्टनर है, अगर कोई छोटा बच्चा पार्टनर है तो उसको ये राइट नहीं मिलता। वो बुक्स ऑफ अकाउंट को अपने घर नहीं ले जा सकता, उसको इंस्पेक्ट वो नहीं कर सकता। अगर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। कोई इंटरेस्ट इन कैपिटल, कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई इंटरेस्ट इन ड्राइंग नहीं। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, और ये चार्ज है, देना ही देना है, भले ही आपको लॉस क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन लिया है तो भैया वो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी दो अगर लिखा है तो, लेकिन प्रॉफिट के अंदर से दो, और प्रॉफिट अगर सफिशिएंट नहीं है तो भैया उस सिचुएशन में आपको एक्सपेंस रेशियो में वो चीजें देनी है। हर क्वेश्चन में ये जरूर चेक कर लेना कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 मेथड है बनाने के, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग।
फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो फिक्स्ड होता है। जब कोई नया पार्टनर एडिशन कैपिटल लेके आएगा या एग्जिस्टिंग पार्टनर एडिशन कैपिटल लेके आएगा या कोई कैपिटल को विड्रॉ करेगा, इन दो केसेस में ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बैलेंस चेंज होते हैं फिक्स मेथड में। अदरवाइज फिक्स मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस चेंज नहीं होते। फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। फिक्स मेथड में लिख लो, इंपॉर्टेंट है, फिक्स मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस हो सकता है या फिर वो नील भी हो सकता है, बट कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। फ्लक्चुएटिंग के अंदर, अब फिक्स मेथड में हम सारी चीजें करंट अकाउंट के अंदर डालते हैं, इसीलिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, सॉरी एक अकाउंट बनता है, और यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट करता है। यहाँ पे एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, और इवन नील बैलेंस भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा हम अज्यूम करते हैं कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है और एक ही अकाउंट बनाते हैं जो कि है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि एक माइनर जो है वो बिजनेस में एडमिट नहीं हो सकता, कैन नॉट बी एडमिटेड, बट लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर सहमति दे तो उसको एडमिट किया जा सकता है बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए, मतलब उसको प्रॉफिट शेयर करना है, लॉस नहीं। अग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड थ्रू हिज गार्डियन विद द अदर पार्टनर, तो गार्डियन के थ्रू एग्रीमेंट बनेगा और प्रॉफिट ही शेयर करेगा, वो प्रॉफिट के लिए आएगा। तो पार्टनरशिप में क्या माइनर को एडमिट किया जा सकता है? सो आंसर इज नो, बट देयर इज एक्सेप्शन। सारे पार्टनर चाहें तो पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए उसको एडमिट किया जा सकता है, लेकिन वो पहले से कोई पार्टनरशिप फर्म चल रहा हो। यानी क्या 3-3 छोटे बच्चे क्या पार्टनरशिप बना सकते हैं? 18 साल से कम एज के बच्चे नहीं। अगर 2-3 मेजर है, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये किसी छोटे बच्चे को एडमिट करना चाहते हैं सबकी सहमति से पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए, तो एडमिट किया जा सकता है। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो कंटिन्यू करेगा पार्टनरशिप या नहीं करेगा, बट अभी उसको माइनर के रूप में एडमिट कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे मिलकर कोई पार्टनरशिप नहीं बना सकते। गुडविल चैप्टर की बात करें तो गुडविल क्या है? वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच इनेबल द फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट, जो आपको क्लास ज्यादा मुनाफा कमाने में हेल्प करता है। गुडविल फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट है, गुडविल फिक्टिशियस असेट नहीं है, इंटेंजिबल है लेकिन फिक्टिशियस नहीं है। गुडविल दो तरह की होती है क्लास, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल को बुक्स में दिखाया जाता है, उसकी वैल्यू होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाया जाता। ऐसा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ती है? जब कोई एडमिट होता है, जब कोई रिटायर होता है, किसी की डेथ होती है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, जब बिजनेस को बेचा जा रहा हो, जब पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया जा रहा हो, या फिर दो या दो से ज्यादा फर्म आपस में जुड़ रही हो, अमालगमेट हो रही हो, अमालगमेशन बोलते हैं इसको। बेटा यहां से आपको असर्शन रीजन ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन पूछा सकता है, एमसीक्यू में भी, कि बताओ चार में से कौन से केस में गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती। अगला है, कोई भी फर्म का पुनर्निर्माण कब होता है? सेम आंसर है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीस और अमालगमेशन। इन सभी केसेस में पुरानी पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी बिजनेस की गुडविल पे असर डालते हैं? अच्छा मैनेजमेंट होगा तो गुडविल अच्छी होगी, फेवरेबल लोकेशन होगा तो गुडविल अच्छी होगी, कॉन्ट्रैक्ट आपके फेवरेबल, आप सारे कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पे पूरा करते हो तो आपकी गुडविल अच्छी होगी, पुराना बिजनेस है सिंस 1880 तो आपका बिजनेस बहुत पुराना है तो गुडविल अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी का सामान दे रहे हो, पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, कस्टमर का रिलेशन बहुत अच्छा है और सेल के बाद सर्विस अच्छी दे रहे हो। ध्यान रखना, ये फेवरेबल लोकेशन किसका है? बिजनेस का। क्या कस्टमर का लोकेशन जो है वो बिजनेस की गुडविल पे इंपैक्ट डालता है? सो आंसर इज नो। एडमिशन की बात करें, ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही है। सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, एक पर्सन को हम पार्टनर की तरह एडमिट कर सकते हैं अगर क्लास पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सारे पार्टनर अग्री होंगे तभी किसी पार्टनर को एडमिट कर पाएंगे। नया पार्टनर, एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल, नए पार्टनर को एडमिट क्यों करते हैं? पैसे ज्यादा चाहिए तो नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल और अपने हिस्से की गुडविल लेके आता है। ध्यान रखना, गुडविल क्यों लेके आता है? क्योंकि पुराने पार्टनर उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कैपिटल क्यों लेके आता है क्लास? क्योंकि उसको एक प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है। ओके,
डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो मोस्ट इंपोर्टेंट थियोरी है डिसोल्यूशन में, ये मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर पुरानी पार्टनरशिप जो है वो बंद हो जा रही है, लेकिन नई कोई पार्टनरशिप नहीं जनरेट हो रही। यहाँ पे बिजनेस को बेचा जा रहा है, किसी भी पार्टनर में किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक रिलेशन अब नहीं बचा है। डिसोल्यूशन के मोड में सबसे पहला है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सब लोग मिलकर डिसाइड करके अपने बिजनेस को बंद कर सकते हैं। दूसरा कंपलसरी डिसोल्यूशन, कई बार अपने बिजनेस को बंद करना कंपलसरी हो जाता है जब बिजनेस इलीगल हो जाता है, या फिर जब सारे के सारे पार्टनर दिवालिया घोषित हो जाते हैं एक को छोड़ के, तो एक तो वैसे भी पार्टनरशिप नहीं बना पाएगा। पब्लिक नोटिस देने के बाद या फिर क्लास किसी इवेंट के हैपनिंग की वजह से भी हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो इवेंट कौन कौन सा है, जैसे आपने 3 साल के लिए बनाया था वो 3 साल पूरे हो गए, टर्म पूरा हो गया, या फिर क्लास आपका वेंचर पूरा हो गया, आप दोनों मिले थे काम करने के लिए, वो काम पूरा हो गया। हाईवे ब्रिज आपने बनाया, वो बन गया, खत्म, आप अपने अपने रास्ते। किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या फिर क्लास कोई एक पार्टनर जो है मेजर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। कई बार कोर्ट भी डिसाइड करती है कि भैया आपके बिजनेस को बंद कर देना है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल लापरवाही मत करना इस पे। जब पार्टनर अनसाउंड माइंड, दिमागी अवस्था खराब हो जाती है पार्टनर की, जब पार्टनर परमानेंटली कैपेबल नहीं है कि पार्टनर्स अपनी ड्यूटी को पूरा कर सके, जब पार्टनर किसी गिल्टी में मतलब कोई गलत काम करता है और पकड़ा जाता है, पार्टनर के अग्रीमेंट कंटिन्यू तोड़ते चले जा रहे हैं, पार्टनरशिप में आप कंटिन्यू अग्रीमेंट को तोड़ते चले जा रहे हो, कोर्ट क्लास किसी और रीजन से भी आपको चाहे तो आपके बिजनेस को बंद करने का नोटिस भेज सकता है। द बिजनेस, अगर क्लास ऐसा है कि आपका बिजनेस चलेगा तो लॉस ही होगा, बिना लॉस के आपके बिजनेस को नहीं चला जा सकता, तो भी कोर्ट कहता है कि भैया अपने बिजनेस को आप बंद कर दो। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का डिफरेंस की बात करें, जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है इसका मतलब क्या है कि पुराना जो बिजनेस है ना वो क्लास बंद हो गया और कोई नया बिजनेस नहीं बना, सारे पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप एंड हो गई। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, चेंज हुआ है पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप, पुरानी बिजनेस जो है वो बंद होकर नया बिजनेस चल गया है, यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू है, मतलब पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई और नई पार्टनरशिप बन गई। यहाँ पे कोई पार्टनरशिप नहीं बनी, बिजनेस ही बंद हो गया। यहाँ पे ए बी 2 पार्टनर थे, इनकी रिलेशनशिप खत्म हो गई, सी आ गया तो 3 पार्टनर बन गए ए बी सी। यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूएशन की बात करें, बिजनेस जो है वो बंद हो गया और बिजनेस जो है वो कंटिन्यू है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप किसी में नहीं है, यहाँ पे रिलेशनशिप अभी जो है वो चेंज हुआ है, रिलेशनशिप है वो चेंज हो गया। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं, यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं करते। यहाँ पे एसेट्स को बेचा जाता है, लायबिलिटी की पेमेंट की जाती है, बचा कुचा पैसा पार्टनर से बांट दिया जाता है। यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन की जाती है और रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस पार्टनर से बांटा जाता है। इफेक्ट की बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब अपने आप ही पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब डिसोल्यूशन पूरा बंद हो गया। तो अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई तो रिलेशनशिप भी खत्म हो गया, लेकिन यहाँ रिलेशनशिप चेंज हुआ है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो नहीं बदली है। कोर्ट इंटरवेंशन, इसमें क्लास कोर्ट इंटरवेंशन करती है, यहाँ पे क्लास अपनी इच्छा है, कोर्ट आपको फोर्स नहीं करती। और डिसोल्यूशन में जरूरी नहीं है कोर्ट इंटरवेन करती है, आप अपने आप भी बंद कर सकते हो और कोर्ट भी बंद करा सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिटायरमेंट डेथ में कोर्ट कुछ नहीं कहता, अपने आप ही होता है, वॉलंटरली होता है। रियलाइजेशन अकाउंट इसके अंदर बनाते हो, उसका नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट, और इसके अलावा क्लास आप जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो उसका अकाउंट भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्लास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो इंपॉर्टेंट उसे पढ़ के जाया करो, पेपर में आ सकता है। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि पेमेंट कैसे कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो थर्ड पार्टीज की होती है, सबसे पहले जो पैसा देना है वो आउटसाइड लायबिलिटी को देना है। दूसरी बार जो पैसा देना है, सेकंड पेमेंट जो होगी वो पार्टनर्स के लोन की, फिर पार्टनर के कैपिटल की, फिर अगर कुछ पैसा बचता है तो पार्टनर्स उसको अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेकर चले जाएंगे, ध्यान रखना। फर्म डेट, प्राइवेट डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, ये वो चीज है जिसे आपको करके जाना चाहिए, कोई इसे करके जाता नहीं है, लेकिन ये पेपर में आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। फर्म डेट का मतलब क्या है, फर्म की लायबिलिटी है जो आउटसाइडर पे। प्राइवेट डेट का मतलब क्या है, किसी पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी। मान लो मैं और आप है, हम दोनों दोस्त हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, मैंने अपने पड़ोसी से कुछ उधार ले लिया, मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो मैंने अपने पड़ोसी से 20 लाख रुपए उधार ले लिए, तो इसको बोलते हैं प्राइवेट डेट। लेकिन तुम और मैं मिलकर काम कर रहे हो और हमने अपने स्टॉक्स के लिए, अपना माल बनाने के लिए, रॉ मेटेरियल के लिए कोई उधार लिया है, उसको बोलते हैं प्राइवेट डेट। लायबिलिटी सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी है, उसकी लायबिलिटी मेरी भी है, तुम्हारी भी है, लेकिन जो मैंने गाड़ी खरीदने के लिए अपने पड़ोसी से उधार लिया है उसके लिए मैं ही लायबल हूं, आप लायबल नहीं हो। एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी अप्लाइड फर्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ फर्म डेट।
अगर मान लो मैंने माल खरीदने के लिए उधार हम दोनों ने लिया हुआ है, तो पहले फर्म की प्रॉपर्टी बेचकर उस कर्जे की पेमेंट करेंगे, फिर जो पैसा बचेगा तुम्हारा मेरा, उसमें से मैं अपने पर्सनल लायबिलिटी की पेमेंट करूंगा। मेरी बात समझना, हमने फर्म के लिए जो उधार ले रखा है, फर्म की असेट बेच के पहले फर्म के उधार की पेमेंट करेंगे, फिर जो बचेगा उसमें तुम्हारा हिस्सा तुम ले जाओ, मेरा हिस्सा मैं, फिर मैं इस पैसे से अपने पर्सनल डेट की, अपने पड़ोसी की पेमेंट करूंगा। अगला है क्लास एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब यहां इसको पहले यहां समझो, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट। अब मान लो प्राइवेट प्रॉपर्टी में मेरे पास कोई पुरानी कार है, तो मैं उस पुरानी कार को पहले बेच के अपने पड़ोसी की पेमेंट करूंगा, फिर अगर पैसा बचता है तो उस पैसे से क्लास में जो बिजनेस के डेट की पेमेंट है वो करूंगा। यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के पहले प्राइवेट डेट की पेमेंट होगी, बचेगा तो फर्म डेट की पेमेंट होगी, फर्म की प्रॉपर्टी को पहले बेच के फर्म डेट की पेमेंट होगी, बचेगा तो कंसर्न पार्टनर का जो हिस्सा उसको मिलेगा, उससे वो अपना प्राइवेट डेट का पेमेंट करेगा। एक्सिस ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर पार्टनर डेट। प्रॉपर्टी 10 लाख का, डेट है मान लो 6 लाख का, तो जो 4 लाख बचेगा उस 4 लाख से वो फर्म के डेट की पेमेंट कर पाएगा। रीवैल्यूएशन, रियलाइजेशन। रीवैल्यूएशन में एसेट्स और लायबिलिटी की रीअसेसमेंट की जाती है, रीवैल्यू की जाती है, जबकि रियलाइजेशन में एसेट्स और लायबिलिटी को बेचा जाता है और लायबिलिटी की पेमेंट की जाती है। रीवैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव है रिवैल्यूएशन के गेन और लॉस को कैलकुलेट करना, जबकि रियलाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रियलाइजेशन का गेन और लॉस कैलकुलेट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर के टाइम पे, जबकि ये बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे। फ्रीक्वेंसी, ये ना कई बार बनाया जा सकता है, ये लाइफ में एक ही बार बनता है, बिजनेस जब बंद होता है। एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यू की जाती है, यहाँ पे एसेट्स को बेचा जाता है और लायबिलिटी की पेमेंट की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, इश्यू ऑफ शेयर्स। ध्यान से बेटा अच्छे से समझना, इश्यू ऑफ शेयर्स की थ्योरी ना बहुत जरूरी है और यहां से सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि थ्योरी पूछ जाए, बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर है ये। सबसे पहले पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंस। तो पार्टनरशिप सेटअप हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932 की वजह से, जिसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट बनता है कंपनीज एक्ट 2030 में रजिस्ट्रेशन कराने से, या 1956 के एक्ट से। यह 1932 का है, ये अभी 2013 का लागू होता है। मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम 50। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200, और इस 200 के अंदर क्लास आपके एक्स एम्प्लॉय और करंट एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं होते। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होते हैं और मैक्सिमम अनगिनत, कोई लिमिट नहीं। लायबिलिटी की बात करूं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, और कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, तभी कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लगा रहता है। ऑडिट की बात करें, बुक्स ऑफ ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी। यहाँ पार्टनरशिप में कोई ऑडिट जरूरी नहीं है, कंपनी में बुक्स ऑफ ऑडिट जो है वो मैंडेटरी है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप कांट ट्रांसफर शेयर्स टू एनी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर्स। भाई अगर मैं पार्टनर हूं तो मैं अपना हिस्सा अपनी जगह किसी और को नहीं दे सकता, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, और प्राइवेट कंपनी को छोड़कर पब्लिक कंपनी में शेयर के ट्रांसफर पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप आसानी से किसी को भी जो शेयर बेच सकते हो। वाइंडिंग अप, जो यहाँ पे अलग अलग तरीके से बंद किया जा सकता है पार्टनरशिप को, और कंपनी क्लास एक ही तरीका है जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है, उसी तरीके से आप कंपनी को बंद करोगे। पार्टनर्स डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी अगर हो गया तो पार्टनरशिप फर्म अफेक्ट करेगी, लेकिन शेयर होल्डर की डेथ हो गया ना, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन मुकेश अंबानी जी अगर नहीं रहे कल को ना, तो रिलायंस चलती रहेगी। रतन टाटा जी देखो नहीं रहे, लेकिन आज भी टाटा चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो कंपनी में ना, कंपनी चलता रहता है, परपेचुअल सक्सेशन है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप तो बंद हो जाती है। एक इंसान चाहे तो कंपनी बना सकता है क्लास, उसको बोलते हैं ओपीसी सेक्शन 2 सबसेक्शन या क्लास 62 कहता है कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई इंसान एक ही इंसान कंपनी बना सकता है, लेकिन पेड अप कैपिटल उसकी 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 साल में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 15। इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर अ चैरिटेबल पर्पस से आप इसको नहीं बना सकते। इट कांट इशू द शेयर्स टू पब्लिक, शेयर्स को पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। और क्लास इसमें आपको लिखना पड़ेगा स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो इट हैज अ स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये ध्यान रखना। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डिफरेंस की बात करें, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय। अगर प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय जो भी हैं तो उनको नहीं कंसिडर करते इसके अंदर, राइट। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अलाउड नहीं है, इसमें फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो शेयर्स को, इसमें कोई प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ती,
उसमें प्रोस्पेक्टस मस्ट है, कम से कम 2 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15, कम से कम 3, मैक्सिमम 15। ओपीसी में 1 और 15 था। सब्सक्राइब ऑफ शेयर कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक, यहाँ पे आप आसानी से शेयर्स को पब्लिक को ऑफर कर सकते हो। यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नेसेसरी है, और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो यहाँ पे टेबल एफ अप्लाई होता है। आर्टिकल तो दोनों जगह है, लेकिन नहीं है तो टेबल एफ अप्लाई होता है, यहाँ तो जरूरी ही है। नेम की बात करें, यहाँ हमेशा नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड, जबकि यहाँ पे खाली लिमिटेड वर्ड जो है नेम के आगे लगा रहता है, जैसे एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई लिमिटेड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। और इन केस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव विद इन स्पेसिफिक पीरियड, एप्लीकेशन मनी को लौटा देना चाहिए 15 दिन के अंदर अंदर। कितने दिन में लौटा देना है? 15 दिन के अंदर अंदर। द डेट ऑफ द होल एप्लीकेशन मनी सेव, अगर टिल द डेट, जब तक आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन इकट्ठा नहीं हो जाता, पैसे किस अकाउंट के अंदर रखने हैं? एस्क्रो अकाउंट के अंदर, ताकि इसमें से हम कुछ पैसा खर्च ना कर पाए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? दीज आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, कंपनी को बनाने में, रजिस्ट्रेशन में, लीगल एक्सपेंस में, शेयर इशू एक्सपेंस में, वो सारे खर्चे जो होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। और इसको राइट ऑफ करना होता है या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से या तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो भैया 15% के इंटरेस्ट रेट पे भैया आपको उनका पैसा लौटाना है। शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस शेयर्स में पहला है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं अगर जिनका एरियर भी हो गया डिविडेंड का, तो क्लास उनको वो डिविडेंड का एरियर भी मिलेगा। इस साल नहीं मिला तो अगले साल इक्विटी को पे करने से पहले उनका एरियर पे करना पड़ेगा, मतलब अगर इस साल नहीं मिला तो आपको अगले साल मिल ही जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी राइट इंटरेस्ट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड। इस साल अगर मुनाफा नहीं हुआ तो आपको नहीं मिलेगा इस साल, फिर अगले साल नया प्रॉफिट देखा जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव, इनको इकट्ठा होके मिलता है, इनको पुराना नहीं मिलता है। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? Participating and non-participating preference shares are the article of association of a company may provide that after dividend has been paid to the equity shareholders, the preference shares will also have a right to participate in remaining profit. तो देखो preference shareholders जो होते हैं, participating preference shares holders, उनके पास रिमेनिंग प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। द प्रेफरेंस शेयर्स कैरिंग द राइट आर कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। और जिनके पास बाद में प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता, उनको नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच डू नॉट कैरी द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड डिविडेंड आर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देखो, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को जाता है पैसा, फिर इक्विटी शेयर्स को जाएगा पैसा, फिर जो पैसा बचेगा अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। जिन प्रेफरेंस शेयर्स को कल को आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। जिन प्रेफरेंस शेयर्स को फ्यूचर में आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। जिन प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा आप टाइम आने पे लौटा देते हो 20 साल के अंदर अंदर, उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जिनका पैसा आप नहीं लौटाते, कंपनी बंद होगी तभी उनको पैसा मिलेगा, उनको बोलते हैं नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज द अमाउंट ऑफ विच कैन बी रिटर्न बाय द कंपनी टू द होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स व्हेन द कंपनी इज वाइंडिंग अप। जो कंपनी जब बंद होगा ना तभी आप पैसा लौटाओगे, नहीं तो नहीं। लेकिन 2013 के अकॉर्डिंग क्लास इंडिया जो है ऐसे इररिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर्स को अलाउ नहीं करता, इसका इशू अलाउ नहीं करता। इंडिया में वही प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं जिनको रिडीम किया जा सकता है, जिनका पैसा लौटाया जा सकता है विद इन 20 ईयर्स से ज्यादा नहीं। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? जब एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं। ध्यान रखना ये सवाल भी पेपर में 3 नंबर का पूछा गया, आपको लगेगा कितना इजी क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? जब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो आ रहे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं तो उसके पास 3 रास्ता है। पहला अल्टरनेटिव क्या है कि एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो, दूसरा क्या है कि कुछ को फुल दे दो, और तीसरा क्या है मिक्स प्रोराटा। तो कुछ लोगों को मना कर दो, कुछ को पूरा दे दो, कुछ को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दो। प्रोराटा जो अल्टरनेटिव है उसको हमेशा बेस्ट माना जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड इक्विटी शेयर से पहले दी जाती है, जबकि इक्विटी शेयर को जो डिविडेंड मिलता है ना क्लास, वो प्रेफरेंस शेयर्स के बाद मिलता है, आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। पहले प्रपोज होता है, फिर डिक्लेयर होता है, फिर पेड होता है। अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो उनको उनका
एरियर ऑफ डिविडेंड मिलता है, लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है एवरी ईयर, तो पुराना एरियर जैसा कुछ इक्विटी वाले में होता नहीं है। देखो, प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर्स में, लेकिन इक्विटी शेयर्स को कभी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है उनको कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। इनको रिडीम किया जाता है, जबकि इनका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बायबैक। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं ना, कंपनी उनको वापस खरीदती है, उसका रिडीम कभी नहीं होता। इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, सिर्फ स्पेशल केस में इनके पास वोटिंग राइट होता है, जबकि इनके पास हर जगह वोटिंग राइट होता है, हर सर्कमस्टांसेस में वोटिंग राइट होता है। दे हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट। प्रेफरेंस शेयर्स बाहर के लोग होते हैं, इनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं है, जबकि इनको क्लास मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने की परमिशन होती है। रिडम्पशन ऑफ कैपिटल, कंपनी बंद होगी तो प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा दिया जाता है और इक्विटी शेयर कैपिटल को बंद पहले ऑन वाइंडिंग अप, अगर कंपनी बंद हो रही है तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा दिया जाएगा, फिर इक्विटी वालों का। और लेकिन जब वाइंडिंग अप होता है तो इक्विटी वालों को बाद में दिया जाएगा, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड। तो जब मुसीबत आएगी तो पहले पैसा प्रेफरेंस वालों को, फिर इक्विटी वालों को, तभी नाम इनका प्रेफरेंस है। मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये डिफरेंस तो हर एक बच्चा जरूर याद कर लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस है 4 नंबर का, 3 से 4 नंबर में ये डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। कैपिटल रिजर्व वही है जो आपने शेयर चैप्टर के अंदर पढ़ा है, जो आंसर आता है ये रिजर्व कैपिटल है। ध्यान समझना, इट इज द पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। भैया मान लो शेयर जो है वो 10 रुपए का है, 5 3 8 2 10, अभी कंपनी ने 8 रुपए मंगाया है, बाद में कंपनी 2 रुपए और मंगा लेगी, इस 2 रुपए को क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल का। कैपिटल रिजर्व है, जब जरूरत पड़ेगी तब मंगा लेगी। लेकिन कैपिटल रिजर्व क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ रिजर्व विच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूट एट डिविडेंड। अगर कोई भी कैपिटल नेचर का जो प्रॉफिट होता है उस पैसे को कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, इसमें से पैसे निकाल के डिविडेंड जनता को नहीं बांट सकते। ये अनकॉल्ड कैपिटल है, वो पैसा है जो जनता से मंगवाया ही नहीं गया, शेयर 10 का है, 8 ही मंगवाया, 2 नहीं मंगवाया। और ये कैपिटल नेचर का जो प्रॉफिट होता है ना, उसमें से आता है। और ये है क्लास मैंडेटरी, नो मैंडेटरी टू हैव रिजर्व कैपिटल, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर तुम्हें कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हुआ है तो ये मैंडेटरी है कि उसको क्लास कैपिटल रिजर्व के अंदर डालना है। इट कैन नॉट यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, क्या रिजर्व कैपिटल को कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने में यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो कैपिटल रिजर्व है ना, इस पैसे से कैपिटल लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है रिजर्व कैपिटल को बनाने के लिए, लेकिन कैपिटल रिजर्व के लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए होता। 2 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब क्या है, 50% से ऊपर लोग अगर हाँ कह रहे हैं तो मान लिया जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% से ऊपर लोग हाँ बोलेंगे, 100 में से 75 लोग 76 लोग तैयार होंगे तभी बात मानी जाएगी, तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन है। देखो, रिजर्व कैपिटल को कहीं भी बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता, जबकि कैपिटल रिजर्व को हेडिंग जो है रिजर्व एंड सरप्लस, सब हेडिंग जो है रिजर्व एंड सरप्लस, और मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर कैपिटल रिजर्व को दिखाया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करना। इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व से भी ज्यादा, वो है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। शेयर होल्डर से जो पैसा लेते हो, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कहता है कंपनीज एक्ट 2013 का कहां कहां यूज कर सकते हैं। अभी याद कर लेना बस इसको, अभी एक एक बच्चा कमेंट में लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, देखो कैसे चुटकियों में याद होगा। सबसे पहला फुल्ली पेड बोनस शेयर, ध्यान रखना, पार्टली पेड लिख के क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। ये क्या है, फुल्ली पेड बोनस शेयर। फुल्ली पेड मतलब आपको फ्री में शेयर दे दिया, आपसे 1 रुपए लेना नहीं है, फुल्ली पेड है आपका। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को राइट ऑफ करने में। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, आपने पढ़ा भी है डिबेंचर चैप्टर के अंदर, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को पहले एसपीआर से फिर स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट से राइट ऑफ करते हैं। इन परचेज ऑफ ओन शेयर, बाईबैक ऑफ शेयर्स में भी क्या होता है क्लास, ये हेल्प करता है, इस पैसे को बाईबैक ऑफ शेयर में लगा सकते हैं। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आप डिबेंचर्स को और प्रेफरेंस शेयर्स को फ्यूचर में रिडीम करोगे प्रीमियम पे, तो भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या है जरा मुझे बताओ, बोनस शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए, बाईबैक के लिए और रिडम्पशन पे प्रीमियम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोरी में या फिर एमसीक्यू में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल भी इसे स्किप मत करके जाना। मैं देखो लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है, जब आप किसी खास लोगों को शेयर दे रहे हो, ग्रुप में जो है
छोटे छोटे लोगों को आप शेयर दे रहे हो प्राइवेटली, है ना, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। यहाँ पे आप आम जनता को शेयर्स नहीं देते, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। और 3 साल का इसमें क्या होता है, लॉक इन पीरियड, ये लैक नहीं है लॉक है, 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 कहता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ ऑफर। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब क्या, लोगों को इनवाइट करना पहली बार कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीदो। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एज पर टेबल एफ कितना है 10%, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना है टेबल एफ के अकॉर्डिंग 12%। कॉल्स इन एरियर को कहां डिडक्ट करते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करते हैं। शेयर फॉरफिट अकाउंट को ऐड करते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल पढ़ रखा है ना, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट उसके अंदर है। कॉल्स इन एडवांस का जो मेन हेड है वो है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मेन हेड है शोल्डर फंड, सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। इवन प्रॉफिट का भी जो मेन हेड है वो है शोल्डर फंड, सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। अगला सरेंडर ऑफ शेयर्स, अगर कोई इंसान आपको पता है कि आगे वो पैसे नहीं दे पाएगा तो वो खुद ही कह देता है मेरे शेयर्स कैंसिल कर दो, मैं सरेंडर कर रहा हूं। कुछ लोग चुप रहते हैं, वो फॉरफिट करवाते हैं, कुछ लोग खुद ही सरेंडर कर देते हैं, फर्क कुछ नहीं है, दोनों में केस बिल्कुल सेम है दोनों का। ऐसा नहीं सरेंडर करेगा तो कोई फायदा मिलेगा इसको। According to section 39 subsection 2 of Companies Act 2030, minimum application money should be 5% of the face value of shares or such other percentage amount may be prescribed by SEBI। तो ये कंपनीज एक्ट कहता है 5% या फिर जो सेबी प्रेस्क्राइब करेगा, और सेबी क्या प्रेस्क्राइब करता है कि मिनिमम एप्लीकेशन पे कितना परसेंट होना चाहिए, 25%। और कितने टाइम का देना चाहिए क्लास, 1 महीने का गैप जरूर देना चाहिए, 2 कॉल के बीच में एमसीक्यू में डाटा आ सकता है। अमाउंट ऑफ 1 कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ फेस वैल्यू, किसी भी कॉल की वैल्यू फेस वैल्यू के 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 14 दिन का नोटिस दिया जाता है शेयर होल्डर्स को पैसे देने के लिए, नहीं तो क्लास एक और नोटिस देकर 14 दिन का उनके शेयर्स को फॉरफिट कर देते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर में भी ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ी चीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। डिबेंचर्स पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों पर इश्यू होता है, शेयर नहीं होता। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू पर ही निकालोगे। डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए भी इशू हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी इशू हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और नॉन करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और करेंट लायबिलिटी। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा डिबेंचर्स को और बैंक लोन को लॉन्ग टर्म ही मानते हैं, चाहे बैंक लोन हो चाहे डिबेंचर हो। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर 2 टाइप के हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो है जो किसी फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज से सिक्योर है। फिक्स्ड चार्ज मतलब फिक्स असेट को गिरवी रखा है, फ्लोटिंग चार्ज मतलब करंट असेट को गिरवी रखा है, तो आप सिक्योर हो, आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। लेकिन अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, दीज आर दो डिबेंचर्स दैट आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज। आपने कंपनी को पैसा तो दे दिया बट क्लास कोई सिक्योरिटी नहीं, कंपनी आपको पैसा लौटाएगी या नहीं लौटाएगी। फिक्स असेट पे जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं फिक्स चार्ज। स्टॉक और करंट असेट पे जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। फ्रॉम रिडीमेबल पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे डिबेंचर जो फ्यूचर में रिडीम हो जाएंगे उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर, और जो रिडीम नहीं होंगे उसको बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर। रिडीम नहीं होंगे तो कब पैसा मिलेगा, जब कंपनी बंद होगी। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लोगों का नाम डिबेंचर्स रजिस्टर्ड है ना, कंपनी के रिकॉर्ड में जिनका नाम है उनको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर, और जिनका नाम नहीं रिकॉर्ड में है उसको बोलते हैं बेरर डिबेंचर। ये ऐसे डिबेंचर है जिसके हाथ में डिबेंचर है वही मालिक हो गया, उसी को यहाँ क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उसको बोलते हैं बेरर डिबेंचर। कन्वर्टिबिलिटी की वजह से जो डिबेंचर कल को इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में या न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और जो डिबेंचर क्लास किसी भी और डिबेंचर में या इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे उसको क्या बोलते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर ध्यान समझना, अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो बैलेंस कहां पे आएगा, गुडविल वो भी डेबिट होगा। और अगर परचेज कंसिडरेशन कम है, नेट असेट ज्यादा है, तो बैलेंस कहां जाएगा, कैपिटलिज्म में, तो गुडविल डेबिट होता है, कैपिटलिज्म क्रेडिट होता है। अगर डिबेंचर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, तो नो मैटर इशू किस पे हो रहा है, आप हमेशा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करोगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट करोगे। भूलना मत, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर एक कैपिटल लॉस है। ये मेन हेड कहां पे है, नॉन करेंट लायबिलिटी, और सब हेड है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, इसका नेचर ध्यान रखना पर्सनल अकाउंट है, यानी कि ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इसका नेचर पर्सनल अकाउंट है ट्रेडिशनल अप्रोच से, और मॉडर्न अप्रोच से इसको बोलते हैं लायबिलिटी अकाउंट। और ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, दो चीजों के सम के बराबर होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, दोनों को जोड़ के लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आएगा। और ये सेम ईयर, जिस ईयर ये क्रिएट हुआ है उसी ईयर राइट ऑफ करोगे। किससे, पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दूसरी प्रायोरिटी स्टेटमेंट ऑफ P&L। ध्यान रखना, एंट्री होती है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अगले आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में
क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स अकाउंट, ये चारों आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? जिस दिन आपने रॉ खरीदा उसको वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स में बनाया, फिर बेचा, डेट कलेक्शन हुआ, कैश मिला, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग साइकिल। और कुछ नहीं गिवन होता तो हम ऑपरेटिंग साइकिल को 12 महीने का मानते हैं। अच्छा, प्रोविजंस क्या होता है? रिजर्व क्या होता है? प्रोविजन ऐसी लाइबिलिटी है ना, एसेट्स की, जो आपको पता है कि यार आपको लॉस होने वाला है और आप उसके लिए पहले से पैसे जोड़ के रखते हो। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अमाउंट नहीं पता बट पता लॉस होने वाला है। रिजर्व क्या होता है? शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। पर्पस क्या है? प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, जैसे डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस। लेकिन रिजर्व बनाया जाता है क्लास, वो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है और जनरल पर्पस के लिए बनाया जाता है। डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, और क्या पता ये क्लास नॉर्मल पर्पस के लिए ही बना दिया जाता है, जनरल रिजर्व, बस पैसा जोड़ के रखो। तो ये जो है ना, हमेशा किसी ना किसी पर्पस के लिए होगा। रिजर्व कई बार स्पेसिफिक पर्पस भी होता है, कई बार जनरल पर्पस भी होता है। चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन, प्रोविजन, if for expense is a charge against profit, reduce the amount of profit। ध्यान रखना, प्रोविजन जो है ना क्लास, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को कम करेगा, है ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लेकिन रिजर्व जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये क्लास प्रॉफिट के अंदर से बनता है। ये आपको एक्सपेंस साइड दिखेगा और स्टेटमेंट ऑफ P&L में दिखेगा, जिसके लिए भी प्रोविजन आपने बनाया है। लेकिन जो शेयर होल्डर, ये है ना रिजर्व्स, वो रिजर्व एंड सरप्लस में शेयर होल्डर फंड के अंदर दिखेगा। तो ये दिखेगा क्लास कहां पे? स्टेटमेंट ऑफ P&L में, वो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दिखेगा। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, प्रोविजंस जो है वो आमतौर पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी में दिखता है बैलेंस शीट में, और ये दिखेगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड। इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ प्रोविजन को जो है आप फ्यूचर में कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये बिजनेस के अंदर रहेगा। लेकिन रिजर्व के पैसे को आप बिजनेस के आउटसाइड इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं फंड। जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, तो वो पैसा अंदर पड़ा हुआ है, जैसे फंड लग जाता है मतलब उस पैसे को आपने क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। लीगल रिक्वायरमेंट, प्रोविजन इज मेड टू कंप्लाई विथ एक्रूअल कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। लेकिन यहाँ पे क्लास जो रिजर्व है वो क्लास फाइनेंशियल प्रूडेंस है, यानी ये प्रूडेंस और लीगल रिक्वायरमेंट दोनों है और एक खाली प्रूडेंस है। इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, आपको सारे नहीं करने, कुछ भी इजी पॉइंट आप ध्यान रखना। प्रोविजन और रिजर्व के बीच का डिफरेंस। लिमिटेशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें कमी क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें हिस्ट्री बताता है। अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स, बहुत सारे अंदाजा लगाते हैं, SLM, WDV, तो एस्टिमेट से अफेक्ट होता है। अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर किया जाता है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, हर चीज को पुरानी कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, आज की वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल्स हैं, जैसे कंपैरेटिव कॉमन साइज, रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। दीज आर द 3 टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ना 2 अलग अलग एनालिसिस होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल एनालिसिस, जब हमारी कंपनी के बारे में कोई बाहर का बंदा स्टडी कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनालिसिस। जब हम अंदर के लोग, हम खुद अपनी कंपनी के बारे में, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास डीप इंफॉर्मेशन होगी, हमारे पास क्लास इंटरनल इंफॉर्मेशन होगी, इसको बोलते हैं, वो ज्यादा क्लियर कट होगा ना। भाई मैं अपने बारे में ज्यादा बेहतर जानता हूं ना, दुनिया जो मेरे बारे में सोचती है उससे, उसको बोलते हैं इंटरनल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल डायनामिक, बेटा ये टिक कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप पेपर दे के आओगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, आएगा पेपर में, बोल रहा हूं। हॉरिजॉन्टल डायनामिक एनालिसिस क्या है? This analysis is made to review and analyze the financial statements for a number of years। ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में कुछ बातें आपको याद दिलाता हूं। नंबर ऑफ ईयर्स है, ये टाइम सीरीज एनालिसिस है। इट शोज कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सेवरल ईयर्स, कई साल का ये क्लास कंपेयर करता है और एक बेस ईयर को लेके, इसको ट्रेंड एनालिसिस ही बोलते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसके एग्जांपल है। वर्टिकल को बोलते हैं स्टैटिक, HD मूवीज, हॉरिजॉन्टल डायनामिक, VS वर्टिकल स्टैटिक। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर, ये 1 ईयर का ही लेता है, ठीक है। और ये क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है। रेशियो एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू, इसका एग्जांपल क्या है? रेशियो, ये 1 साल का ही लेता है ना, ये 1 साल का ही होता है। ये रेशियो एनालिसिस इसका एग्जांपल है। रेशियो एनालिसिस, जैसे रेशियो में आप GP रेशियो में जो GP लेते हो, सेल्स लेते हो, सेम ईयर का ही लेते हो, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया आपका वर्टिकल। इंट्रा फर्म कंपैरिजन, अपना कंपैरिजन आप किसी और से करते हो, किसी और फर्म से कर रहे हो। इंटर फर्म कंपैरिजन, अपना कंपैरिजन खुद से करते हो, तो उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस में भी कुछ लिमिटेशंस हैं।
है ना, वो जो लिमिटेशंस थे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के और एनालिसिस के, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हिस्टोरिकल एनालिसिस है। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हो ना, तो आप हिस्ट्री को एनालिसिस करते हो। लोग जानना चाहते हैं फ्यूचर में क्या होगा, आप उनको पुराना बता रहे हो। प्राइस में जो चेंज आता है ना, आज के 100 रुपए और आज से 20 साल पहले के 100 रुपए में बहुत फर्क है, इसको इग्नोर करता है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को यहाँ इग्नोर किया गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त अगर कोई कमी रही है तो उसको एनालिसिस करते वक्त भी कमी रहेगी। इसके अंदर क्लास बायस्ड होता है, नॉट फ्री फ्रॉम बायस। दो मैनेजर क्लास एक ही चीज को एसएलएम से, डब्ल्यूडीवी से, फीफो से, लीफो से, अलग अलग मेथड होते हैं, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है कई बार कि एक दूसरे की बात नहीं रखी जाती। और नेगेटिव इंपैक्ट को छुपाने के लिए विंडो ड्रेसिंग करनी पड़ती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ अगर कभी नेगेटिव हुआ है तो इसको छुपा लेते हैं ताकि शेयर होल्डर्स के ऊपर इसका गलत इंपैक्ट ना। दैट्स इट। तो पूरा का पूरा थ्योरी हम लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया। आई होप कि आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी समझ आई होगी। जैसा मैंने कहा था ये थ्योरी नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन भी है। तो जितनी भी थ्योरी पेपर में मैक्सिमम पूछी जा सकती है वो सारा इसके अंदर से कवर है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना और मैं बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन भी आपको बहुत अच्छे से फिर से सारी की सारी थ्योरी इन डेप्थ में एनसीईआरटी से उठा के करा दूंगा, तो टेंशन ही कोई बात नहीं है। तो यहां तक अच्छे से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कल मैं आपको कैश फ्लो कराऊंगा लाइव, ठीक है, शाम को 6 बजे, तो आना जरूर देखने के लिए। बाय।